हेलो एवरीवन, ट्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। तो जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वर्ड का मीनिंग क्या है पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन होता है। किसका सर्कुलेशन होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन? सर्कुलेशन का मीनिंग होता है कि सर्कल कंप्लीट करना। जैसे एक सर्कल होता है, स्टार्ट होता है, वो कंप्लीट होता है, ना तो उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट होता स्टार्टिंग पॉइंट, ना ही उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता। वो क्या करता है, पूरा जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर आके मिल जाता है, जिसकी वजह से हम ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, ना ही उसका एंडिंग पॉइंट बता सकते। इसी तरीके से उसी वर्ड से लिया गया है, किससे? सर्कल से ही लिया गया है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता है क्या है? एक जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसफर होके पूरा हार्ट के थ्रू, पूरा ऑर्गन्स के थ्रू वापस कहाँ पर आ जाता है? हार्ट में। तो उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ठीक है? तो हमारा टॉपिक है आज का सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, या आप बोल लीजिए 3 पार्ट्स। किस किस में? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले सर्कुलेशन में हेल्प कौन करता है? ब्लड। इन जो 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 मैं लिखवा रही हूँ उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा ना। सेकंड नंबर पे जो होगा वो कौन होगा? हमारा हार्ट। क्योंकि हार्ट क्या करता है? सर्कुलेशन करता है। किसका? ब्लड का। क्योंकि जो भी ब्लड जाता है वो ट्रांसफर होके वापस किसके पास आ जाता है? ब्लड के पास। वो कैसे कैसे जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है? वेसल्स। क्या? वेसल्स। तो जो भी है ये मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, या हम इसे बोल सकते हैं कि जो हमें सर्कुलेशन जो टर्म है वो किसने दिया है? सर्कुलेशन। कौन से साइंटिस्ट थे वो? विलियम हार्वे। आज इसमें हम बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपको याद रखने नाम। विलियम हार्वे। कब दिया था? इन 1628। 1628 में दिया था। किसने? विलियम हार्वे में। इन्होंने बताया था कि सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है हमारा? ब्लड के थ्रू। ब्लड बेसिकली क्या लेके जाता है? अगर मैं आइडिया देना चाहूँ आपको, अगर आपको पता हो, इतना आपको पता होगा, क्या करता है? ब्लड ट्रांसफर करता है किसका? ऑक्सीजन का। कहाँ पर? पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? पूरी बॉडी में ब्लड। तो इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अभी जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है? तो सर्कुलेशन में होता क्या है मेनली, अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें तो? ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसफर ऑफ O2, ठीक है? और क्या होता है? जो ब्लड होता है हमारा वो क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरे ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स के पास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है हमारी बॉडी के लिए? रिक्वायर्ड होती है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, चलाने के लिए, ऑक्सीजन है। तो उस ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है? ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। और क्या करता है? और सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है? रिसीविंग ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या आती है? वापस आती है। कहाँ पर? एनवायरनमेंट में। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। वो इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट और क्या होता है सर्कुलेशन में? ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, या फिर फैटी एसिड फैट होगा, या फिर क्या होगा? प्रोटीन होगा।
तो फिर वो ब्रेक डाउन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से वो ब्रेक डाउन होते हैं, कौन कौन से उनके एंजाइम्स लगते हैं। क्या हमारी बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज भी किस में डिजोल्व होता है, ब्लड में। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, क्या बताई थी, डायबिटीज। डायबिटीज होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शुगर हो जाता है। शुगर बोलते हैं हम नॉर्मली डायबिटीज को, डायबिटीज हो जाती है। तो ब्लड में और क्या ट्रांसफर करता है, वो ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया कि सर्कुलेशन जब होता है बॉडी के अंदर तो उसमें क्या क्या ट्रांसफर होता है, क्या क्या रिसीव होता है, कौन कौन से प्रोसेस, अभी डिटेल में बताएंगे कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। समझ आ गया आपको। मैंने अभी तक क्या बताया कि थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स। जो किसके थ्रू होता है सर्कुलेशन, इन तीनों के थ्रू होता है। और सर्कुलेशन दिया किसने था, विलियम हार्वे ने दिया था 1628 में, जिसमें ये चारों चीजें होती हैं, ट्रांसफर होता है ग्लूकोज का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, और क्या होता है, रिसीव होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के थ्रू, जो हमारे लंग्स के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है बॉडी से। अब हम पढ़ेंगे, अब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, बोर्ड पे दिख रहा है, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। अगर मैं कहना चाहूँ कि फादर ऑफ सर्कुलेशन किसे कहते हैं, फादर ऑफ सर्कुलेशन कौन है, विलियम हार्वे। इनको हम और किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ सर्कुलेशन। समझ आ रही है बात आपको, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। इसमें आपको इनका नाम याद रखना है, विलियम हार्वे 1628। स्टडी ऑफ सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो टू टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, टू टाइप से। कौन कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें क्या होता है, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, क्लोज और ओपन क्या होता है, ये एक बार में आपको बता देते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है आपको, पहले क्लोज में सुन लीजिए, क्लोज में क्या होता है, क्लोज में क्या होता है, इस तरीके से आपका हार्ट होता है, ठीक है, इसमें चैम्बर्स डिवाइड होते हैं, 4 चैम्बर डिवाइड होते हैं। और जब भी ट्रांसफर होता है यहाँ से, तो ये ब्लड वेसल्स में जाता है, किसमें जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। क्या, ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसफर होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बता रही हूँ मैं आपको। जब वो ट्रांसफर होता है कि तो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, बाय ब्लड वेसल्स। ठीक है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं आपसे, तो इसके एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के साथ साथ मैमल्स। मैं आपको एनिमल किंगडम करवा चुकी हूँ, डिवीजन बता चुकी हूँ, सारे फाइलम सब कुछ, किंगडम, फ्लोएम, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है, क्लास कौन कौन सी होती है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से जाके देख लीजिए। तो ह्यूमन बीइंग एंड मैमल्स, मैमल्स कौन से होते हैं, हैविंग मेमोरी ग्लैंड, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है।
अब नेक्स्ट आइए इस पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है इनकी अगर ये बॉडी है, मैं मान लेती हूँ कि ये बॉडी है, तो इनके अंदर ब्लड ऐसे बह रहा है, पूरी बॉडी में कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आराम से बह रहा है। तो जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्लोज वाले के, मैमल्स और ह्यूमन बींग्स, और इसके एग्जांपल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसके एग्जांपल नोट कर लीजिए ध्यान से। क्या है इसके एग्जांपल? कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स और ऑक्टोपस, स्नेल, और बताइए बटरफ्लाई, ठीक है। ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स? क्या हैं सारे ये इसके एग्जाम्पल्स? ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ थोड़ा सा। ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, कौन कौन से जरा एक बार दोबारा से सुन लीजिए। कॉकरोच, ऑक्टोपस, स्नेल, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इन ऑप्शंस दे देते हैं 4, उसमें से ह्यूमन बीइंग, मैमल्स, मंकी, और इनमें से कोई एक लिखा होगा, तो इसमें बताना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है। इन 4 ऑप्शन में से टिक करना है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको कि किस किस में होता है। कॉकरोच, ऑक्टोपस, स्नेल, बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? ब्लड की तरफ। हमारा फर्स्ट जो था वो क्या था? जब मैंने डिवीजन बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो फर्स्ट जो मैंने लिखा था वो क्या लिखा था? ब्लड। तो अब जरा ब्लड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ब्लड क्या होता है? अगर ब्लड के बारे में नॉर्मली पूछा जाए तो ब्लड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर और मैं पूछना चाहूँ तो क्या करता है? सर्कुलेशन में हेल्प करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। किसका? अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। और उसके अंदर क्या क्या होता है ब्लड के अंदर, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है? देख लीजिए। टॉपिक है ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या? हिमेटोलॉजी। लॉजी का मीनिंग मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जहां पर भी लॉजी वर्ड आएगा इसका मतलब उसकी स्टडी की बात की जा रही है। और हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड। जहां पर भी हीम वर्ड दिखे आपको तो उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ब्लड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ब्लड की बात हो रही है। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। फर्स्ट, ब्लड इज क्या है? ब्लड क्या है? एक बताइए। अभी बताया मैंने, क्या है? लिक्विड। ब्लड क्या है? लिक्विड है। और क्या है ब्लड? ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू मैंने आपको बताया था क्या? एक सेल है, ये मान लीजिए सेल है। जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाती हैं, क्या हो जाता है? जुड़ जाती हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब एक ही बॉडी में होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किस में होता है? ह्यूमन बीइंग में, मंकीज में, मैमल्स में मैंने लिखवाया ऑर्गन सिस्टम होता है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी बनती है, ये बताया था मैंने। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है? जो कनेक्ट करता है। क्या करता है?
कनेक्ट करता है। कनेक्ट किससे किसे करेगा? हमारी पूरी बॉडी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा और कनेक्ट करेगा हार्ट से। किससे कनेक्ट करेगा? हार्ट से कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लड इज मीजोडर्मल। क्या मीनिंग होता है इसका? मीजोडर्मल ऑर्गन। मीजोडर्मल ऑर्गन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जैसे जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है। एम्ब्रियो वाली स्टेज क्या होती है? जब भी फ्यूजन होता है किसका, यानी हम ये बोल सकते हैं जब भी फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक ऐसी स्टेज होती है जो बेबी होता है उसके ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर, बाहर के एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, लीवर वगैरह, हार्ट वगैरह। तो ये हार्ट बनता है। एम्ब्रियो वाली स्टेज में क्या बनता है? हार्ट बनता है। तो जो हार्ट होता है ना, इस तरीके से लेयर होती है मदर की, 3 लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? बाहर इस तरीके जिस टिश्यू से हार्ट बनेगा उसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? बाहर वाली एक्टोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली जो सबसे अंदर की होती है वो एंडोडर्म, और जो मिडिल की होती है वो क्या होती है? मीजोडर्म। जब ये एम्ब्रियो बन गया, अभी बनना शुरू नहीं, अभी ये इंटरनल ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, उस स्टेज पर वो कुछ ऐसा दिखता है। तो उसमें 3 चीज होती हैं। क्या? 3 लेयर्स होती हैं उसके, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से हमारा क्या बनता है? हार्ट बनता है। मिडल में क्या बनता है? हार्ट बनता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हार्ट कहाँ होता है? मिडल में होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी में होता है। तो इसलिए हम एम से मिडल और एम से मीजोडर्मल ऑर्गन, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड क्या है? कोलोइडियल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कोलोडियल। ब्लड इज कोलोइडल सॉल्यूशन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन का मीनिंग है कि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। जरा हम देख लेते हैं एक बार कि वो कौन कौन सी है। सबसे पहले ब्लड के अंदर क्या होता है? क्या होता है ब्लड के अंदर? वाटर। क्या होता है? वाटर। मैं दोबारा लिख देती हूँ, वाटर। O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन। यूरिन भी ब्लड के अंदर होता है। वो क्या होता है? उसके बाद किडनी में जाता है, फिर फिल्टर होता है, फिर उसके बाद बॉडी से क्या होता है? रिमूव होता है। और क्या होता है हमारा यूरिन के बाद? हार्मोन्स, विटामिन्स। क्या लिखा मैंने? विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स। और क्या होता है इसके अलावा? ग्लूकोज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि मैंने भी बताया था। ग्लूकोज कहाँ होता है? ब्लड के अंदर फ्लो होता है पूरी बॉडी में। जिनको डायबिटीज रहती है उनका ग्लूकोज क्या होता है? ब्लड में ज्यादा होता है। और हम अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है, हम ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है, हमारी बॉडी में ज्यादा है, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाएगा जाके। तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन। किस में होगा? ग्लाइकोजन। और एक चीज और है इसमें, क्या? सेल्स भी होती हैं। सेल्स कौन सी? ब्लड सेल्स। अभी आगे उसके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, कौन सी सेल्स होती है? ब्लड सेल। और ब्लड बनता कहाँ है बॉडी के अंदर? ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है? कहाँ बनता है ब्लड? बोन मैरो। कहाँ बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? आपकी हड्डी होती है इस तरीके से, इस तरीके से आपकी बोन होती है। जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट, ये यहाँ पर क्या होता है? एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है। तो वो लिक्विड कुछ और नहीं, वो क्या होता है हमारा? ब्लड।
क्या होता है? ब्लड। कहाँ पर फॉर्म होता है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होती है? जो बोन्स के मिडिल पार्ट होता है, बोन का क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। समझ आ गया आपको? ये सब नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको आगे ले चलती हूँ ब्लड के बारे में बताने के लिए। अब ब्लड हमने देख लिया कहाँ बनता है, कैसा होता है। अब हम क्या देखेंगे कि ये कितना कितना होता है बॉडी में और कितने टाइप का होता है। जो ब्लड होता है वो मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है? फीमेल के अंदर कम होता है, मेल के अंदर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है कि फीमेल में कम है और मेल में ज्यादा है? क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो एवरी मंथ एक प्रोसेस से पास थ्रू होती हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मेल के अंदर होती है 5 to 6 लीटर और फीमेल के अंदर होती है 4 to 5, 4 to 5 लीटर। ये किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर। अब इसमें मैंने आपको फीमेल के अंदर कम होने का रीजन बता दिया कि एवरी मंथ उनकी एक साइकिल होती है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फीमेल का ब्लड पास हो जाता है बॉडी से, बाहर निकल जाता है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में इतना ही ब्लड बन पाता है। और अगर मैं देखूं, अगर मैं कहना चाहूँ आपसे सिंपली वर्ड्स में, क्या कि जो टोटल टोटल जो हमारा ब्लड होता है वो कितना होता है? कितना होता है? बॉडी वेट का 7%। कितना? बॉडी वेट का 7 to 7.5% होता है। क्या? ब्लड हमारे पूरी बॉडी में, हम उसकी बात कर रहे हैं पूरी बॉडी की। ये आपको याद रखना है कितना कितना ब्लड। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताइए मेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में कितना ब्लड होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तभी आप टिक कर पाएंगे। हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो क्यों होता है? जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है बताइए जरा। ब्लड रेड कलर का होता है ना, क्यों होता है? अब आप सब बोलेंगे हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अच्छा, हीमोग्लोबिन को लिखते कैसे हैं? या तो एच कैपिटल बना दीजिए या दोनों शॉर्ट बना लीजिए, ऐसे लिखते हैं। इसका सिंबल होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन बेसिकली होता क्या है देखें, ये होता है हीम, इसने, और ये होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन आपको पता होगा क्या है, ये एक टाइप की प्रोटीन है। क्या है? ये एक टाइप की प्रोटीन है जो ब्लड में रहती है हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीम के साथ अटैच। जो हमारा हीम होता है, हीम क्या? हीम। हीम क्या होता है? हीम क्या होता है? आयरन प्लस O2। मतलब जब आयरन और O2 मिलते हैं किसमें? ब्लड में, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ब्लड में मिलते हैं, तब उसका कलर रेड होता है। नहीं तो इसका कलर, हीमोग्लोबिन का कलर रेड नहीं होता। अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? कुछ और होगा, लेकिन रेड नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? रेड नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये समझ आ गया अच्छे से। जो नेचुरल कलर होता है हीमोग्लोबिन का, जो नेचुरल कलर होता है, ये तो आयरन के साथ मिलके हो गया। अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि जो नेचुरल कलर होता है हीमोग्लोबिन का, वो होता क्या है? कैसा होता है वो? पर्पल। कैसा होता है? पर्पल होता है। समझ आया? समझ आ गया आपको कि नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है,
लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होती है, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, क्या कलर हो जाता है उसका, रेड। अच्छा, हीमोग्लोबिन हमारी कुछ क्वांटिटी में होती है, जैसे हमारे पास ब्लड होता है 5 to 6 लीटर, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन की भी कुछ क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं फीमेल में देखूं और मेल में, तो क्या होता है, मेल के अंदर होता है 14 to 16, 14 to 16 होनी चाहिए नंबर में, और फीमेल के अंदर कितनी होनी चाहिए, 10 to 12 होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। मैंने फिर से वही मैं आपको बताऊंगी फीमेल के अंदर कम क्यों है, क्या रीजन है इसका, बता दिया मैंने आपको, वही रीजन है। ठीक है, अब आगे बढ़े, समझ आ गया सबको, ग्राम, ये समझ आ गया सबको कि क्वांटिटी, जो ब्लड की क्वांटिटी होती है, स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो ब्लड की क्वांटिटी होती है मेल में 5 to 6 लीटर होती है, फीमेल में 4 to 5 लीटर होती है। जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर किस लिए होता है, किस वजह से होता है रेड कलर, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन हीमोग्लोबिन का एक्चुअल कलर क्या होता है, जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। लेकिन हीम के अंदर क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तब उसका कैसा कलर होता है, रेड। कैसा होता है, रेड। जो हीमोग्लोबिन होती है वो कितनी होती है, मेल में 14 to 16 और फीमेल में कितनी होती है, 10 to 12 ग्राम। समझ आ गई आपको यहाँ तक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ब्लड, जो हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली ब्लड को 2 टाइप्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। कैसे कैसे, एक प्योर ब्लड, एक इम्प्योर ब्लड। कौन सा होता है, दो कौन से होते हैं, एक प्योर ब्लड होता है और एक इम्प्योर ब्लड होता है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा ब्लड, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड में क्या होता है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको इसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा कि प्योर ब्लड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, और इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे तो सबको जो जिन्हें पता होगा, जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उन्हें पता होगा कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है इनका। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आपको बताने के लिए हूँ यहाँ पर। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड के साथ क्या कंबाइन है, ऑक्सीजन। क्या कंबाइन है, ऑक्सीजन। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि ब्लड के साथ क्या कंबाइन है, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो हार्ट है, हमारा प्रोसेस कैसे होता है, ये जो ट्रांसफर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, हम नोज से क्या करते हैं, एयर लेते हैं, ठीक है, उस एयर से हम, वो एयर हमारे कहाँ जाती है, लंग्स के पास जाती है। जैसे हम नोज से एयर लेते हैं, नोज, नोज से एयर ली, फिर वो कहाँ गई, विंड पाइप में, फिर विंड पाइप से कहाँ गई, विंड पाइप से कहाँ चली गई, लंग्स में, फिर लंग्स के थ्रू कहाँ चली गई, हार्ट में। अब हार्ट में सिर्फ कौन जा रहा है, O2, पूरी एयर नहीं जा रही, यहाँ तक एयर थी, एयर आ रही थी यहाँ तक अभी, लेकिन हार्ट में क्या गई, O2, और हार्ट ने वापस क्या दी, O2 तो गई, और वापस क्या दी इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के साथ आके मिक्स होके वापस कहाँ से रिलीज हो गई, बाहर, नोज से। ये तो आपको पता ही है, रेस्पिरेशन होता है ऐसे, हम नोज से लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके बाद विंड पाइप के थ्रू अंदर जाते हैं, फिर लंग से होते हुए हार्ट उसको ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देता है ना, फिर हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। ये समझ आ गया आपको कैसे होता है ये। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो,
जैसे ये मैंने ऑक्सीजन बता दिया ब्लड के साथ। अगर ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसे बोलेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको समझ आ गया। जिस तरीके से इसका नाम रखा गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे ही इसका नाम रख दिया गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसका नाम है क्या, इम्प्योर ब्लड का क्या नाम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके साथ क्या ऐड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ भी क्या ऐड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आ गया आपको? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में, कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के अंदर क्या 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 चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। कितने, टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, जो कि कितना होता है, 55%। एंड सेकेंड इज ब्लड सेल्स, या हम इनको साइंस की भाषा में और क्या बोल देते हैं, सेल्स ना बोल के और क्या बोलते हैं, कार्पल्स। क्या लिखा है मैंने, कार्पल्स। ठीक है। तो ब्लड सेल बेसिकली होते हैं कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। सेकंड इज वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ये मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता ही होगा कि थ्री टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो इसे कलर प्रोवाइड करता है। अच्छा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पेल येलो। पेल येलो का मतलब, एक तो येलो कलर होता है वो ब्राइट सा होता है, बहुत लाइट जो होता है ना, बहुत लाइट कलर येलो का, एक तरीके से व्हाइटिश मान लीजिए, उसे हम बोलते हैं पेल येलो। तो पेल येलो कलर का होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या ऐड होता है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर पिगमेंट होता है। कौन सा, बिलीरुबिन, बिलूरुबिन, क्या, बिलूरुबिन, ये क्या है, पिगमेंट है। और ये बनता कहाँ है, बनता कहाँ पर है, ये लीवर के अंदर। लीवर क्या करता है, दो पिगमेंट देता है, बिलूरुबिन और ब्लूवर्डिन। तो जो ब्लूरुबिन होता है, जो बिलीरुबिन होता है, वो कैसा होता है, येलो कलर का, जो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है किसे, प्लाज्मा को। ठीक है। और क्या होता है इसमें, प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा होता है वो 90 to 92% होता है। जो प्लाज्मा होता है 90 to 92% होता है। और क्या होता है इसमें, प्रोटीन होती है। प्रोटीन कितनी होती है, 8 to 9%। और लास्ट हमारा क्या बचा, आयंस और ग्लूकोज। आयंस और ग्लूकोज, आयंस और ग्लूकोज कितने होते हैं, 1% to 2%, 1% to 2%। इसका पीएच कितना होता है, जो हमारा ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, 7.4। जो ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ उसे, तो पीएच होता है 7.4। 7.4 का मतलब आपको पता है, पीएच वैल्यू पता है आपको, 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा बेसिक होता है। तो ये थोड़ा 7 से ज्यादा है, इसलिए ये कैसा है, बेसिक है। कैसा है ये, बेसिक है। और क्या चीज लिखना चाहेंगे हम इसके बारे में, एल्केलाइन है। क्या है ये,
एल्कलाइन, एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल, जो भी वाटर में सॉल्युबल हो जाए, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाए, एसिड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कलाइन बोलेंगे। उसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन नेचर है, ठीक है। और दो चीज और लिख लीजिए, क्या इसी के बारे में, सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। अब आप बोलेंगे मैडम आपने तो प्लाज्मा बता दिया, ये होता है, ठीक है ये प्लाज्मा होता है, लेकिन अगर हमसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाए तो मैं क्या करूं? अगर मैं ब्लड में से क्या माइनस कर दूं? ब्लड सेल्स माइनस कर दूं, तो सिर्फ प्लाज्मा बचेगा मेरे पास? बताइए हाँ और नो, बोलिए। और सीरम क्या होता है? अगर मैं ब्लड में से यानी प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन, क्या ये एक टाइप की क्या है? प्रोटीन है। अगर मैं प्लाज्मा में से प्रोटीन सब्ट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं, ठीक है, माइनस कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। और अगर हम प्लाज्मा में से ब्लड सेल्स माइनस कर रहे हैं तो हमारा प्लाज्मा बनना है, लेकिन ब्लड सेल भी कौन सी? आरबीसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी होते हैं उन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। लेकिन यहाँ पे इसका कलर कैसा है? पेल येलो। तो येलो, अगर डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स रहेंगी तो भी उसका कलर कैसा रहेगा? येलो रहेगा। उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ कौन इफेक्ट डालेगा उसके कलर पे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल ही इफेक्ट डालेंगी। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? प्लाज्मा 55% होता है। ये आपको याद रखना है, 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं ब्लड सेल। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है। ब्लड का जो क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग या कोगुलेशन क्या बोलते हैं उसे? दोनों बोलते हैं, या तो ब्लड क्लोटिंग बोल दीजिए या फिर ब्लड कोगुलेशन फैक्टर बोल दीजिए। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पीएच कितना होता है ब्लड का? 7.4। बेसिक होता है नेचर, एसिडिक नहीं होता। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जब भी ब्लड क्या करते हैं, हमें क्लोट करना होता है। क्लोट कब करना होता है? जब भी हमारे चोट लग जाती है तो उसको, जो घाव होता है, जो डैमेज हुआ होता है, उसे ठीक करना होता है। तो उसे ठीक करने के लिए कुछ कोगुलेशन फैक्टर हैं, कुछ हमारे जैसे हमें हमारी सेल्स को पता चल जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पर सेल्स क्या हुई है? डैमेज हुई है, रप्चर हुई है, तो जाके उन्हें रिकवर करना है। तो कौन कौन आता है रिकवर करने? चलो देख लीजिए एक बार, कौन कौन आता है रिकवर करने के लिए। पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? कैल्शियम, जो कि ब्लड में ही होता है। मैंने बताया था ना अभी, कुछ आयरन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में प्रेजेंट, ठीक है। कैल्शियम जो ब्लड में होता है। उसके बाद आएगा विटामिन के। क्या आएगा? विटामिन के। सेकंड आएगा विटामिन के। विटामिन के हेल्प करता है ब्लड के क्लॉट जमाने में, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैं आपको विटामिन पढ़ा चुकी हूँ, पाइलोक्विनोन। तब मैंने आपको बताया था इसका सोर्स क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है, और इसका साइंटिफिक नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि आपको लर्न करना है। समझ आ गया? और थर्ड वन क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी? प्रोटीन कौन कौन सी? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिन एंड फिब्रिनोजन। फिब्रिन एंड फिब्रिनोजन, ये क्या है? आपकी प्रोटीन्स के नाम है। अभी मैंने आपको एक प्रोटीन लिखवाई थी, क्या कौन सी लिखवाई थी? वो फिब्रिनोजन लिखवाई थी। ये क्या करती है? उससे क्या बना था? सीरम बना था। सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन क्या होती है? मेन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। मेन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन मतलब ब्लड को क्लोट करने के लिए
जो सबसे पहले काम करती है, मतलब बहुत जल्दी से आती है, जो मेन है जो, वो कौन है आपकी? फिब्रिनोजन। वो कौन है? फिब्रिनोजन। ठीक है। अच्छा, ये सारी हेल्प करती हैं ब्लड की क्लॉटिंग करने में। क्या करती हैं? सब हेल्प करती हैं ब्लड की क्लॉटिंग करने में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब इतनी सारी प्रोटीन है हमारे पास, इतनी सारी प्रोटीन है, तो हमारा जो हमारा ब्लड है वो कोगुलेट क्यों नहीं होता, अंदर जमता क्यों नहीं है? इतनी सारी प्रोटीन है हमारे पास, क्यों नहीं जमता बताइए? अंदर क्यों नहीं जमता? बॉडी के अंदर कोगुलेशन क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना कि इतनी सारी प्रोटीन होने के बाद भी ब्लड अंदर कोगुलेट नहीं होता, बाहर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन और है। क्या बोला मैंने? एंटी कोगुलेटिंग एक फैक्टर है हमारे पास, जिसका नाम क्या है? जिसका क्या नाम है? हिपेरिन। क्या नाम है? हिपेरिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो क्या करती है, आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती बॉडी के अंदर, और ये बनती कहाँ है? वहीं लीवर में। समझ आ गया आपको? ये समझ आया सबको? बताइए। कैल्शियम क्या क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में? क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन होती है कौन कौन सी? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजन। नेक्स्ट है आपका विटामिन। विटामिन कौन सी होती है? विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उसका ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। ये वैसे भी पूछ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज के बाद, विटामिन के क्या है? फैट सॉल्यूबल है। कैसी है? फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, कि अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वीडियो सारी चेक कर लीजिए। उससे ही आपको, आपकी नॉलेज, आपको ये पता चल जाएगा कि विटामिन के क्या करती है, कैसी होती है, कहाँ इसका सोर्स होता है, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। हाँ, प्रोटीन में मैंने आपको बता दिया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन, फिब्रिन और फिब्रिनोजन। जो मेन वर्क करती है जो कोगुलेशन में, यानी ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ? जब आपको चोट लग जाती है हल्की सी, तो थोड़े टाइम तो ब्लड निकलता है खुद से, लेकिन उसके बाद खुद से ही वो वहां पर जम जाता है, आपका खून निकलना बंद हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं कोगुलेशन, खून का थक्का जमना। थक्का जम जाता है ना जब, उसे बोलते हैं कोगुलेशन। तो जो मेन प्रोटीन है वो कौन सी है? फिब्रिनोजन। अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं कोगुलेट होता? क्योंकि हमारे पास एक एंटी कोगुलेशन फैक्टर है। क्या है? एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर है, जिसका नाम क्या है? हिपेरिन। और इसे भी कौन बनाता है? लीवर बनाता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अब जरा हम और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एक हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो लिख लीजिए आप, फिर हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से हार्ट के बारे में और जो ब्लड सेल्स वगैरह है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड फैक्टर, यानी और हम क्या बोल सकते हैं, मैं लिखवा देती हूँ अभी आपको। क्या बोलते हैं हम इसे? ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसे? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किसने किया था? पहले ये साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए। डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीन। कार्ल लैंडस्टीनर। कभी कभी शॉर्ट में एग्जामिनर हमें ये देता है, कार्ल के लैंडस्टीनर। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है। साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या दिया है? ब्लड ग्रुप दिया है। इन्होंने क्या कहा? ब्लड ग्रुप कैसे दिया इन्होंने? इन्होंने देखा कि अगर जब हम ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो वो ब्लड क्या है, किसी किसी में तो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक से चल रहा है, लेकिन किसी किसी में ठीक से नहीं चल पा रहा। फिर उन्होंने स्टडी करा इसके बारे में डिटेल में, तो उन्हें क्या पता चला कि ब्लड ग्रुप होते हैं, अलग अलग ब्लड के टाइप्स होते हैं, जिन्हें हम उन्होंने क्या नाम दे दिया? ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया। इन्होंने मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था ब्लड ग्रुप को? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका ए,
ए, सेकंड आपका बी, थर्ड है आपका ओ, और फोर्थ है आपका ए बी। समझ आ गई आपको? और इसे लिखते कैसे हैं? ऐसा लिखते हैं। अगर हमें ए डिनोट करना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए डिनोट करना है तो ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ। हम इसे कैसे लिखते हैं? ए लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, बी को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से लिखते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर इनका क्या है? ब्लड ग्रुप अटैच है, जिससे पता चल रहा है कि हमें ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। और ए बी को हम इस तरीके से लिखेंगे। समझ आ गई आपको बात? हाँ जी। तो 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर ये आता है, ब्लड ग्रुप ओ को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर। और ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसका मीनिंग क्या हुआ? बताइए जरा मुझे, इसका मीनिंग क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो सबको ब्लड दे सकता है। ये ओ वाला बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? यूनिवर्सल डोनर। और ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी, ये ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ले सकता है, और ओ का भी ले सकता है। इसके अंदर सारे क्या हो जाएंगे? सब सारे ब्लड काम कर जाएंगे, किसी भी ब्लड ग्रुप के हो। ठीक है, मान लीजिए कि हमने ब्लड ग्रुप ए वाला कोई इंसान है, उसके पास ब्लड ग्रुप क्या है? ए, और हमने उसे कौन सा डोनेट कर दिया? बाहर से बी। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। जहां पर भी एंटी वर्ड आता है, एंटी का मीनिंग होता है कि उसके लिए अपोजिट है, वो अपोज कर रहा है उसे। क्या शो कर रहा है? वो अपोज कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज और लिखवा देती हूँ इसके बारे में, जरा हेडिंग लिख लीजिए थोड़ी सी। एंटीजन, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ये क्या होते हैं? एंटीजन क्या होता है? जो भी इसके एंटीजन वो है जो इसके ऊपर, इसके साथ प्रेजेंट है, इस प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब इसके पास है, जो इसी तरीके का एंटीजन वो एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास क्या होगा? ऐसा ही ब्लड एक्सेप्ट करेगा जिसके पास सेम एंटीजन होगा। क्या होगा? सेम एंटीजन होगा। यानी किस किस का ब्लड एक्सेप्ट करता है? मैं शॉर्ट में बोलूँ तो किस किस का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं ए की बात करूँ तो इसके पास कौन सा एंटीजन है? ए। बी की बात करूँ तो कौन सा है? बी। ओ की बात करूँ तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। देखा आपने? ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, और ए बी के पास दोनों है, ए और बी दोनों एंटीजन है। समझ आ गई आपको बात? एंटीबॉडीज की बात करूँ तो ए किस किस के लिए एंटीबॉडी बनाएगा? बी के लिए। ओ के लिए तो नहीं बनाएगा क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। और किसके लिए बनाएगा? ए बी के लिए भी बना देगा। बना देगा? बताइए जरा। बनाएगा, क्योंकि ए बी के पास अगर ये ए है तो ए के साथ साथ यहाँ पे अगर हम इसे ए बी देंगे तो बी भी जाएगा, मतलब ये पूरा अलग है, तो इसलिए बना देगा। अब बी किस किस के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा? ए के लिए और ए बी के लिए। ओ किस किस के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा? ओ को अगर ए दिया जाएगा तो भी बना देगा, बी दिया जाएगा तो भी बना देगा, और ए बी दिया जाएगा तब भी बना देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं सिर्फ उनको ओ ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, एक्सेप्टर नहीं। वो अगर उनको कोई और ब्लड चढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप ए वाला या बी वाला या ए बी वाला, तो वो क्या करेंगे? एंटीबॉडीज बना देंगे तुरंत। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इसका एंटीबॉडीज का मतलब है कि कौन कौन सा ब्लड उनको नहीं चढ़ा सकते, किस ब्लड ग्रुप का नहीं ब्लड दे सकते, ये मीनिंग है इसका एंटीबॉडीज का। तो इसके पास सारी है ओ के पास, और लास्ट है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी हो, तो इसके लिए इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं, किसी के लिए भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसको सारी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे? चढ़ा सकते हैं। ये दो जो ये आपके पास दो टर्म लिखी है ना, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं, ये एंटीबॉडीज वाला भी, कौन किसके लिए एंटीबॉडीज बना रहा है, एंटीजन कौन है नहीं बना रहा। ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा समझ आ गई? किसने डिस्कवर किया ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टर ने। स्पेलिंग क्या है? सॉरी, इसे और क्या बोलते हैं हम?
के लैंडस्टर, क्या बोलते हैं, के लैंडस्टीनर। तो ये बता दिया मैंने 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी ओ और ए बी। और फिर मैंने आपको आगे भी बता दिया कि एंटीजन कौन कौन से होते हैं इनके पास। ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब इसके बाद अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वो क्या है, आर एच फैक्टर। आपने सुना होगा आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर का जो नाम दिया गया है वो किसके से दिया गया है, क्योंकि वो डिस्कवर किया गया था किसमें, रीसस मंकी में। रीसस मंकी में दिया, डिस्कवर्ड किया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया है यहाँ से लेके आर एच फैक्टर। क्या रख दिया है, आर एच फैक्टर। समझ आ गई आपको बात। ये होता क्या है, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, या कैसा होगा, नेगेटिव होगा। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी हम चेक करते हैं, ये सब सारे ब्लड ग्रुप के ऊपर होता है। अगर किसी के पास, मान लीजिए अगर किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और उसको हमने कैसा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, ए नेगेटिव वाला चढ़ा दिया, तो क्या करेगा, इसकी बॉडी जो है फटाफट रिएक्ट करके क्या करेगी, नेगेटिव नेगेटिव जो आया है उसके लिए क्या बना देगी, एंटीबॉडीज बना देगी। क्या बना देगी, एंटीबॉडीज बना देगी, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है वो उसमें ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, और वो ब्लड उसका क्या हो जाएगा, ये कुछ टाइम बाद धीरे 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 खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपनी जो कॉपीज है वो नहीं बना पाया, कौन सा, ए नेगेटिव, और उसकी वजह से एक बीमारी भी हो जाती है। तो बीमारी के बारे में जानने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये याद रखना क्या होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर किस में ढूंढा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसस मंकी, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आर एच फैक्टर कहाँ डिस्कवर हुआ था, कहाँ मिला था, किसके ऊपर मिला था, रीसस मंकी के। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये समझ आ गया आपको आज की क्लास का। आज की क्लास में मैंने बताया किसके बारे में आपको, ब्लड के बारे में। ब्लड कैसा होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया। अब ब्लड का एक टॉपिक और बचा है, एक पार्ट और बचा है, कौन सा, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस। 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको बता दिया। उसके बारे में क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ ही हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेसल्स के बारे में, वेन्स, आर्टरीज, कैसे कैसे ब्लड आता है, ट्रांसफर होता है हमारे हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में। वो सब कुछ हम कब पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सारी वीडियोस देख लीजिए, जो पीछे की छूटी हुई हैं आपने नहीं देखी हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिए, और पढ़ते रहिए अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।